हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकियावेली को पढ़ना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ साथ उनके मेथोडोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट वाले पार्ट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनके वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑन द प्रिंस एंड देयर वर्क, जो कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और सबसे बड़ा वर्क रहा है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकियावेली की इस पार्ट को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव, ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये मैकियावेली ने अपने बुक द प्रिंस में यूज़ किया है। और ये बेसिकली उन्होंने प्रिंस के लिए ही यूज़ किया है, जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि एक प्रिंस, अगर तुम मान लो, अगर अपने स्टेट के लिए, अपने सिटीजन के लिए, अगर तुम सबके लिए मतलब प्यारे नहीं बन के रह सकते, सबसे तुम प्यार नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सबके लिए फियरफुल रहो, ठीक है। सब कोई तुमसे डरे, हर कोई तुमसे प्यार करे ज़रूरी नहीं है, हर कोई तुमसे डर के रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों बोलते हैं मैकियावेली प्रिंस के लिए? तो उसके पीछे का ही आर्गुमेंट देते हैं कि अगर मतलब अगर तुम सब किसी से प्यार करोगे, अगर लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, अच्छा चाहेंगे, तो तुम्हें अगर उसके लिए मान लीजिए कभी फ्यूचर में हार्श डिसीजन लेना पड़े उसके अगेंस्ट, तो तुमको सोचना पड़ेगा बार बार कि इसके खिलाफ ले या नहीं ले, क्योंकि तुम उससे मतलब उसका तेरे साथ अट्रैक्शन रहेगा, इंटेंशन कुछ और रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो तेरे लिए वो फियरफुल रहेगा, तुम उसके लिए अगर उनके मन में तेरे लिए डर रहेगा, तो वो कभी गलत करेगा भी नहीं और उनके खिलाफ तुम्हें डिसीजन लेने में कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि मैकियावेली सीरीज को टोटल हम लोग 8 पार्ट में करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक उनके इंट्रोडक्शन एंड मैकियावेलीज मेथोडोलॉजी एंड स्टेट क्राफ्ट वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। और ये दोनों वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर के पहले पिछले 2 वीडियोस को देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो, ताकि आप सारे डॉट्स को इजीली कनेक्ट कर पाओ और सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं द प्रिंस एंड देयर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग इनके मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर को समझेंगे। फिर हम लोग रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स को भी समझेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैकियावेली रिलीजन, मॉरलिटी और फॉर्चून के बारे में क्या कहते हैं। फिर हम लोग ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि मैकियावेली का जो वर्क है द प्रिंस और जो कौटिल्य का वर्क है चाणक्य का द अर्थशास्त्र, उसको बीच में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, क्या रेलिवेंसीज है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। और लास्ट में इनको हम लोग इनके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी समझेंगे कि आखिर इनको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, किन किन आर्गूमेंट से क्रिटिसाइज किया गया है। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और द प्रिंस का कुछ ओवरव्यू पहले समझ लेते हैं कि द प्रिंस में क्या क्या बातें कही गई है, द प्रिंस को क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि 1594 में, आने की 16th सेंचुरी में, मेडिसी फैमिली, जिसको कि पहले मैकियावेली ने उखाड़ फेंका था वहाँ से, ठीक है। अब मतलब कि वहाँ से उखाड़ फेंकने के बाद क्या किया था कि वहाँ पे मैकियावेली ने रिपब्लिकन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था फ्लोरेंस में। लेकिन क्या होता है कि 1594 में, मतलब कि 16th सेंचुरी में क्या होता है कि मेडिसी फैमिली वापस से सत्ता में आ जाती है, वापस से अपना पावर रिगेन कर लेती है, ठीक है। और चूंकि क्या बोलते हैं मैकियावेली ने मतलब मेडिसी फैमिली के खिलाफ, मेडिसी रूलर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, ठीक है, उसको हटाने के लिए सत्ता से। और इसीलिए क्या होता है कि मेडिसी फैमिली के मन में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब नफरत भर चुका था, किसके लिए? मैकियावेली के खिलाफ। और इसीलिए जब वो वापस से अपना पावर रिगेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मैकियावेली को इम्प्रिजन कर लेते हैं, वो उसे कैद कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। और उसी दौरान क्या होता है कि उन्होंने प्रिंस की रचना की, प्रिंस को लिखा था जब वो अपने मतलब इम्प्रिजन पीरियड में थे, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद 10 साल अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर दिया था मतलब राइटिंग के लिए, लिटरेचर्स के लिए, ठीक है, पोइट्स के लिए। उन्होंने काफ़ी सारे इसमें प्लेज लिखे, कई सारे बुक्स लिखे, जिसमें कि उनका वन ऑफ द बेस्ट बुक रहा है द प्रिंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बुक रहा और सबसे बढ़िया बुक रहा था। किसके लिए? खास करके वो स्टेट क्राफ्ट के लिए। और उसी दौरान फ्रेंड्स इन्होंने द प्रिंस लिखा था, और जिसमें कि ये बताया था उन्होंने बाकायदा, मतलब पूरा बाकायदा पूरा इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था कि एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए। अगर कोई स्टेट में कोई प्रिंस है, या फिर कोई मान लीजिए प्रिंस बनना चाहता है किसी स्टेट का,
किसी का यहाँ पे रूलर बनना चाहता है तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वालिटीज़ को उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने बताया था, और उसी चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे कि एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए, अगर उसके पास पावर मिलता है तो उसे पावर को कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे, और इसीलिए फ्रेंड्स जो द प्रिंस है उसको आज तक का सबसे बेस्ट बुक माना जाता है स्टेट क्राफ्ट के लिए। स्टेट में कैसे मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्टेट को कैसे रन करना चाहिए, इसका मतलब इसमें जिस तरीके से बताया गया द प्रिंस में, इसका कंपैरिजन आज तक कोई भी बुक नहीं कर पाया है, और इसका रेलिवेंस आज तक भी मतलब देखा जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोगों को ये बात पता है कि जो प्रिंस है, ठीक है, उसमें ये बताया गया जो मैकियावेली है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रैग्मेटिक थिंकर है, उसको रियलिटी को देखते हैं कि नहीं, रियलिटी में सभी लोग करप्शन करते हैं, ठीक है, सभी लोग सही नहीं है, सभी लोग सेल्फिश है, और उस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है, और ये आज भी रेलिवेंस है बहुत हद तक। इसीलिए इनका जो रेलिवेंस है द प्रिंस का, वो आज भी बहुत हद तक रेलिवेंट है मॉडर्न टाइम में भी। और एक क्या है कि जो द प्रिंस जो बुक है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो द प्रिंस है ना वो सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। किस किस के लिए? तो एक पर्सन के लिए, एक प्रिंस के लिए जो चाहता है कि वो पावर में आए और पावर को कंसोलिडेट करे, पावर को मेंटेन करे, ठीक है, और पावर को लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल बना सके, ठीक है। उस चीज़ को कैसे हो सकता है? तो ये उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस मैकियावेली ने किसको दिया है? प्रिंस को, कि प्रिंस तुम इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है, प्रिंस तुम इस चीज़ को अपनाओ अपने लाइफ में, अपने स्टेट को रन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मतलब जो प्रजा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ों को तुम अपनाओ, ठीक है। और फिर मैकियावेली ये भी कहते हैं, ठीक है, कि प्रिंस मान लो अगर तुम्हारे स्टेट में कुछ ऐसी आपदा आ जाए या फिर भी किसी भी तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो वो कहते हैं कि तुम्हें किसी भी एविल्स मीन को अपनाने के लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बेधड़क उसे अपनाओ, ठीक है। तुम बिल्कुल भी एथिक्स मोरालिटी के बारे में नहीं सोचो। तुमको अगर लगता है कि हमारे स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए तुमको वायलेंस करना है, तुम वायलेंस करो, तुमको कॉन्स्पिरेसी करना है, कॉन्स्पिरेसी कर लो, तुमको लगता है अगर वार करना सही है, वार करने से मेरा स्टेट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तुम वार भी करो, ठीक है। इस तरीके के सारी चीज़ों को वो मतलब वो बिल्कुल भी हिंसा हिंसा को नहीं मानते थे, ठीक है। वो कहते थे कि जो स्टेट के इंटरेस्ट में है वो तुम्हारे इंटरेस्ट में है, ठीक है। स्टेट के इंटरेस्ट में जो सही लग रहा है वो करने में तुम्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और फ्रेंड्स फिर मैकियावेली नेक्स्ट मतलब एडवाइस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस प्रिंस को ये भी देते हैं कि प्रिंस अगर मान लो तुम किसी ऐसे स्टेट को कंक्वायर कर रहे हो, किसी ऐसे स्टेट को कब्जा कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक स्टेबल रूलर है, पहले से एक एब्सोल्यूट पावर रखने वाला कोई रूलर है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुमको कब्जा करना, वहाँ पे तुम्हें पावर रिगेन करना, पावर इस्टेब्लिश करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। एक प्रिंस को कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सारी बात? ये मैकियावेली इंस्ट्रक्शंस दे रहे प्रिंस को कि प्रिंस अगर तुम मान लो किसी स्टेट में जा रहे हो कब्जा करने के लिए, और ऑलरेडी वहाँ पे कोई पावरफुल रूलर रह रहा है, पावरफुल रूलर जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, उसके पास तुमको कब्जा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी तुम्हें, ठीक है। लेकिन मान लो एक बार तुमने अगर कब्जा कर लिया, ठीक है, वैसे स्टेट में अगर तुमने एक बार कब्जा कर लिया, फिर तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कब क्यों होगा? क्योंकि वहाँ का जो प्रजा होगी, वहाँ के जो सिटीजन्स होगा, उसे ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो ऑप्रेस्ड हो जाएगी। वो पहले से ही क्या बोलते हैं ना कि वो उत्पीड़न का जो होता है ना झेलने का, उसके अंदर क्षमता आ जाता है कि हमारे साथ तो ऐसा होते आ रहा है। और एक बार तुम अगर ऐसे रूलर को, जो स्ट्रांग रूलर होगा, उसको अगर तुम डिफीट कर देते हो, हरा देते हो, तो प्रिंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ और किसी को भी हरा सकता हूँ। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं क्या कि जो मैकियावेली इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको? प्रिंस को, कि प्रिंस तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वो बताते हैं कि प्रिंस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्टेट को रन करने के लिए, ठीक है। जिसमें कि पहला वो मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रिंस को कि प्रिंस तेरे अंदर एक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि प्रिंस मस्ट टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक सन। ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये उन्होंने प्रिंस के क्वालिटी के लिए कहा कि प्रिंस तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम मतलब कि इसका मतलब क्या है कि तुम मतलब जो फॉक्स होता है, जो लोमड़ी होता है, उसके साथ तुम साथी रहो, क्लेवर रहो, ठीक है। लेकिन तुम लायन के जैसा ब्रेव रहो, ठीक है, खूंखार, देखने में खूंखार रहो, ठीक है, ताकतवर रहो, ब्रेव रहो, ठीक है, उसके जैसा ताकतवर रहो, किसके जैसा? लायन के जैसा, लेकिन चालाकी रखो इसके जैसा, फॉक्स के जैसा। तो चलो हम लोग इसको और भी थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके और अच्छे तरीके से समझते डिटेल में कि इसके माध्यम से मैकियावेली क्या क्या समझाना चाहते हैं।
तो फ्रेंड्स मैकियावेली इसमें क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुमको ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुमको ये बात को मानना पड़ेगा कि जो जहाँ पे तुम रह रहे हो, जिस स्टेट में तुम रह रहे हो, वहाँ पे जो लोग हैं ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो अच्छे पीपल नहीं है। और पॉलिटिक्स में तो कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है, सभी लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, ठीक है। इसीलिए तुमको ये बात समझना पड़ेगा प्रिंस, ठीक है, कि तुम जो कर रहे हो ना वो तुम्हारे हित के लिए तो होना चाहिए सही, लेकिन वो साथ ही साथ स्टेट के लिए भी सही होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये तुम्हारा राइट है, ठीक है। ये तुम्हारा ड्यूटी बनता है क्या कि तुम खुद के साथ मतलब कि अपना प्रिजर्वेशन तो करो ही करो, स्टेट का प्रिजर्वेशन भी करो, स्टेट में रहने वाले लोगों का भी प्रिजर्वेशन करो, ठीक है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि तुम्हें ये बात मानना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स में कोई भी सही नहीं है, सभी लोग करप्ट है, सभी लोग खराब है, ठीक है। कोई भी लोग सही नहीं, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कभी भी कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, कभी भी तुम्हें उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र रच सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा क्लेवर रखना पड़ेगा, फॉक्स की तरह हमेशा चालाक रहना पड़ेगा, हमेशा सोचते रहना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि प्रिंस मस्ट बी क्लेवर लाइक फॉक्स टू अंडरस्टैंड द ट्रैप एंड कॉन्स्पिरेसीज एंड, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या समझाना चाहते हैं कि प्रिंस देखो, तुमको एक फॉक्स की तरह क्लेवर होना पड़ेगा, एक लोमड़ी की तरह चालाक होना पड़ेगा, ताकि तुम किसी के मतलब कि ट्रैप को अंडरस्टैंड कर पाओ कि वो लोग जो तुम्हें, मान लो तुम्हारे पीछे कोई बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, तुम्हें बार बार किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसके ट्रैप को समझ पाओ। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो उसके बारे में तुम समझ पाओ कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे साथ गलत कर सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को तुमको समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं कि तुमको ब्रेव बनना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा, चालाक बने, मतलब कि एक जो लायन किसके लिए फेमस होता है, शेर, वो अपनी दहाड़ने के लिए, अपने खूंखारपन के लिए वो फेमस है लायन, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि तुमको लायन की तरह खूंखार बनना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा। चालाकी तुमको चाहिए किसका, फॉक्स का, लेकिन खूंखार उसको ताकत किसका चाहिए, तो लायन का चाहिए, ठीक है। ताकि तुम वॉल्व्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे ऑल्व्स का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे जो उन्होंने ऑल्व्स लिखा है, वहाँ पे ऑल्व्स का मतलब है कि वैसे लोग, ठीक है, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ना, उन लोगों से तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, ठीक है। उन लोगों से तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे अंदर क्लेवरनेस होना चाहिए फॉक्स के जैसा, ताकि तुम सारे ट्रैप को, सारे कॉन्स्पिरेसीज को अंडरस्टैंड करके उसे वहाँ से हरा सको, ठीक है। तुम्हें ताकत होना चाहिए लायन के जैसा, ताकि तुम किसी भी भेड़िए, यानी भेड़िए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है किसके, वैसे लोग जो तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जो तुम्हारे खिलाफ ट्रैप रच रहा है, ठीक है, तुम उन लोगों के खिलाफ अपना मतलब कि चालाकी दिखा करके वहां से बच सको, वहां से बाहर आ सको। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैकियावेली ऐसा आर्गुमेंट क्यों दे रहे थे कि मैकियावेली जिस दौर में पैदा हुए हैं ना, उन्होंने देखा है वहां पे कि जो मैन होता है ना, मैन आर प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। क्या मतलब हुआ कि देखो, जो इंसान होता है ना, उसके अगल बगल जो चल रहा होता है, जितने सर्कमस्टांसेस उसके अगल बगल हो रहे होते हैं, उसके इन्वायरमेंट में होते हैं ना, लोग उसी का प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। उसी चीज को देख करके, उसी चीज को अंडरस्टैंड करके, समझ करके, उसी का विचारधारा अपने मन में बनाए हुए रहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अगर उन्होंने आज तक गलत चीजें देखी है, तो वो गलत ही करना चाहेगा तुम्हारे साथ भी। और इसीलिए क्या करता है ना कि वो सारे मैन जो मतलब कि जो मैन होते हैं, उनको वो सर्कमस्टेंसेस का पता होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि उस सर्कमस्टेंसेस पे तुमको डोमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। किस लिए, तो क्लेवर बनने के लिए, और सारे मतलब कि जितने भी सिचुएशंस तुम्हारे सामने क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे सिचुएशंस को तुमको अवॉइड करने के लिए, वहाँ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए तुमको सारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर आना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर तुमको डोमिनेट करना पड़ेगा, ना कि तुमको सर्कमस्टेंसेस के नीचे रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या देते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या कहते हैं कि लायन हैव ब्रूट पावर बट कैन बी ट्रैप्ड इजिली, ठीक है। वेयर एज द फॉक्स इज वीक बट अवॉइड द ट्रैप। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो, तो वो क्या कहते हैं कि देखो, लायन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस बात पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी ट्रैप में आ जाता है, बहुत ही जल्दी वो मतलब कि ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि शेर को मतलब खूंखार तो होते हैं, लेकिन उसको ट्रैप में फंसाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आप किसी भी तरह का ट्रैप में उसे फंसा सकते हो। लेकिन जो फॉक्स होता है ना, वो थोड़ा कमजोर तो जरूर होता है, ठीक है। फॉक्स उतना ताकतवर नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही मतलब बहुत ही बड़े बड़े ट्रैप को काफी इजिली वो अवॉइड कर देता है। कितना ही बड़ा आप जाल बिछा लो उसके खिलाफ, वो बहुत ही इजिली उस चीज को अवॉइड कर देता है। और इसीलिए मैकियावेली कहते हैं क्या कि एक किंग अकॉर्डिंग टू मैकियावेली मस्ट हैव द क्वालिटीज ऑफ फॉक्स एंड लायन, ठीक है। इसीलिए मैकियावेली का कहना है कि एक जो राजा होगा, एक जो प्रिंस होगा, प्रिंस तुम्हारे अंदर ये दोनों का क्वालिटीज होना चाहिए, फॉक्स का भी और लायन का भी क्वालिटीज तेरे अंदर होना चाहिए, ताकि तुम स्टेट को काफी अच्छे तरीके से रूल कर पाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो कहते हैं कि फ्रेंड्स मतलब कि प्रिंस तुम्हारे अंदर दूसरा जो क्वालिटी होना चाहिए वो होना चाहिए वियर्टू का, ठीक है। यहाँ पे ये वियर्टू का क्या मतलब है, तो वियर्टू का मतलब होता है कि वीरता, पौरुष, ठीक है। तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा वीरता होनी चाहिए।
और ये वीरता का कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं? तो फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं कि प्रिंस देखो, तुम्हारा ये धर्म नहीं है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुमको प्रिजर्व करना है, अपने स्टेट को प्रिजर्व करना है, अपनी पोजीशन को प्रिजर्व करना है, अपने पावर को प्रिजर्व करना है। और जब तुम्हारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही सारे हार्श डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। अपने स्टेट के खिलाफ लेने पड़ेंगे, अपने स्टेट के सिटीजन से खिलाफ लेने पड़ेंगे, कई सारे पीपल्स के खिलाफ तुमको हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब तक तुम्हारे अंदर वीरता नहीं होगी, पौरुष नहीं होगा, तब तक तुम कैसे ये सारे डिसीजन ले पाओगे? इसीलिए वो क्या कहते हैं कि प्रिंस तुम्हारे अंदर वीरतु होना चाहिए, तुम्हारे अंदर पौरुष का क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब तक तुम्हारे अंदर ये पौरुष वाली क्वालिटी नहीं होगी तब तक तुम कभी भी उतने हार्श डिसीजन नहीं ले पाओगे स्टेट के खिलाफ। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसका जो नेक्स्ट मतलब कि क्या सजेशन देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रिंस को। तो फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मैकियावेली का, वो क्या है कि इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं, मतलब ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मैकियावेली ने प्रिंस को उसके क्वालिटीज़ में तो बताया था, लेकिन खास करके ये क्वालिटीज़ इसलिए बताया था प्रिंस में ताकि वो अपने पावर को साथ ही साथ मैनेज भी कर पाए, ठीक है। क्योंकि प्रिंस के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होगा और उसके अंदर अगर मैनेज करने का क्षमता नहीं होगा, पावर को अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना नहीं आता होगा, तो क्या करेगा कि वो गलत डिसीजन भी ले सकता है, गलत तरीके से भी उसको ट्रीट कर सकता है। इसलिए वो साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि तुम्हें पावर कैसे मैनेज करना है। और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, मतलब मैकियावेली इसके माध्यम से समझाना चाहते हैं प्रिंस को, तो कि देखो प्रिंस, तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि एक ही साथ तुम किसी के लिए प्यारा भी बन के रहो, किसी के लिए तुम अच्छे बन के भी रहो, और किसी के लिए तुम बहुत ही खतरनाक और डरावने, दोनों एक साथ किसी के लिए बन के रह पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एक ही सिचुएशन में दोनों रह पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस देखो, इस कंडीशन में तुम्हारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तेरे लिए, इसलिए कि तुम किसी के लिए प्यारे बन के रहो, उससे अच्छा है कि तुम किसी के लिए फियरफुल बन के रहो, सबको तुमसे डरे, ठीक है। अगर कोई तुमसे प्यार नहीं कर रहा है ना, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुमसे अगर लोग डरेंगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं करेंगे, तुम्हारे खिलाफ ट्रैप नहीं तैयार करेंगे, ठीक है। ये सब कब नहीं होगा? जब तुम्हारे से लोग डरेंगे। और तुमसे अगर प्यार करेंगे तो इसके पीछे का आर्गुमेंट, उसका मेन आर्गुमेंट क्या रहता है? देखिए, उसका मेन आर्गुमेंट मैकियावेली का ये रहता है कि मान लो अगर तुम अपने स्टेट में किसी के साथ प्यार करोगे, अपनी प्रजा के साथ प्यार करोगे, तो मान लो अगर उसने कभी कोई गलत किया या उसके खिलाफ कभी तुमको हार्श डिसीजन लेना पड़ा, तो तुम उस टाइम नहीं ले पाओगे। तुम उस टाइम 1000 बार सोचोगे कि मैं ये करूँ या ना करूँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे उसके साथ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर अट्रैक्शन नहीं रहा, डर का मतलब कि वो फीलिंग रहा कि वो तुमसे डर रहा है, तुम उसको डरा रहे हो, ठीक है। डराने का मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ बहुत ही गंदा ट्रीट कर रहे हो, तुम्हारे सामने वो कुछ भी गलत बोलने से, गलत करने से सोचे, बस ये डर वो पैदा करना चाह रहे हैं कि तुम एक प्रिंस इतना ताकतवर हो कि उससे लोग डरे, ठीक है। उसके सामने लोग कुछ भी ट्रैप नहीं तैयार करे, ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी रचने का क्षमता रखी, इतना ताकतवर बनाना चाहते थे प्रिंस को, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब वो इस तरह का फेयरफुल रहेगा तो वो लोगों के खिलाफ हार्श डिसीजन लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा कि मुझे ये नहीं करना है। अगर वो स्टेट के इंटरेस्ट में है तो वो बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन ले सकता है, किसी के भी खिलाफ डिसीजन ले सकता है, अपने सिटीजन्स के खिलाफ, अपने किसी भी मेंबर के खिलाफ, अपने काउंसिल में ले सकता है डिसीजन, किसी के खिलाफ भी वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन कब होगा? जब वो किसी से प्यार नहीं बल्कि किसी के लिए वो फेयरफुल बन करके रहे, ठीक है। और ऐसा वो क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, मैकियावेली क्या कहते हैं कि ए वर्चुअस प्रिंस मस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट ही डज नॉट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। और इसीलिए क्या कहते हैं कि देखो प्रिंस, तुमको ये बात को समझना पड़ेगा कि तुम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हो, तुम एक आदर्श पृथ्वी में नहीं रह रहे हो, एक आदर्श दुनिया में नहीं रह रहे हो। तुम ऐसे दुनिया में रह रहे हो, तुम ऐसे सिचुएशन में रह रहे हो जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा करप्ट है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, लोग अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। लोग तुम्हें हमेशा चाहेंगे कि तुम नीचे गिरो, उसके जगह पे वो आ जाएं, ठीक है। तुम्हें हमेशा वो सत्ता से गिराना चाहेंगे। इसीलिए तुम ये मत सीखो कि तुम कैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हो, अच्छा बन के रह सकते हो, बल्कि तुम ये सीखो कि लर्न नॉट टू बी गुड, तुम बुरा बनना सीखो, ठीक है। कि तुम कैसे लोगों के लिए बुरा बन सकते हो, लोगों के लिए इतना बुरा बन जाओ तुम कि लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने से सोचे कि तुम्हारे खिलाफ ये करना सही है या नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को तुम्हारे बारे में मतलब कुछ भी गलत चीज़ सोचने से बचे एक बार। कि देखिए, मैकियावेली क्या कहते हैं कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आएगा ना, जब तुमको मतलब अपने बुरा बने रहने पे तुम्हें एक टाइम मतलब कि अच्छा लगेगा कि नहीं, अच्छा हुआ कि मैं बुरा बना हुआ था। कि मान लो अगर तुम अच्छे रहते ना, तो तुम्हारे साथ ही रह करके कोई तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकता था, लेकिन अगर तुम बुरे रहेगे ना, तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए 1000 बार सोचेगा कि उसके खिलाफ करे या नहीं करे। वो बहुत ही खतरनाक राजा है, बहुत ही खतरनाक प्रिंस है, वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके का उन लोगों के माइंड में चलता रहेगा हमेशा।
साथ ही साथ वो इसका काउंटर आर्गुमेंट देते हैं मैकियावेली। वो क्या कहते हैं कि देखो तुम बुरा सबके नज़र बन रहे हो, लेकिन तुम ये भी कर सकते हो कि प्रिंस देखो तुम सबकी आंखों के मतलब सबकी नज़र में, ठीक है, तुम सबकी नज़र में अच्छा बन के भी रह सकते हो, ठीक है। दोनों देखो, दोनों ऑप्शन प्रिंस को दे रहे कि प्रिंस देखो, या तो तुमको लग रहा है सिटीजन्स वहाँ पे ऐसे है तो तुम पूरा बुरा बन के रहो उसके लिए। अगर मान लो कुछ सिटीजन तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे हैं तो तुम उनके नज़र में अच्छा बन करके रहो, ठीक है। सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसका लॉयल्टी पा सको, उसका ईमानदारी पा सको, ठीक है। इसलिए नहीं कि तुम उसे प्यार करने लग जाओ, तुम उसके खिलाफ पूरा साथ में चलने लग जाओ, इसलिए नहीं। लेकिन साथ ही साथ तभी अगर तुमको कभी जरूरत पड़े कि उसके खिलाफ तुमको डिसीजन लेना पड़े, तो तुमको प्रैक्टिकल मैन बनने में, प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। हमेशा तुम तैयार रहो प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन भी उन्होंने प्रिंस को दे रखा है कि तुम्हें अगर मान लीजिए खराब भी बनना रहेगा ना, तुम्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ लॉयल्टी पाने के लिए, तुम लोगों के नज़र में बस अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल तुम ये काम कर सकते हो कि लोगों की नज़र में अच्छा बने रहो। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ठीक है। फिर ये प्रिंस को क्या एडवाइस देते हैं, ठीक है। ये प्रिंस जो एडवाइस दे रहे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये कुछ पॉइंट ये उनके पावर ऑफ मैनेजमेंट के लिए बोल रहे हैं कि एक प्रिंस को पावर मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो मैकियावेली क्या कहते हैं यहाँ पे प्रिंस को, तो ये कहते हैं क्या कि देखो प्रिंस, तुम्हारे लिए ये मैटर करना चाहिए कि तुम्हारा जो एंड है ना, जो भी तुम भी काम कर रहे हो, स्टेट के लिए काम कर रहे हो, स्टेट में काम कर रहे हो ना, तुम जो भी करो उसके पीछे का जो मेन रीज़न होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि तुम्हारा जो एंड हो, जो तुम्हारा जो रिजल्ट हो ना, वो अच्छा हो। एंड कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो एंड का सिंपल सा मतलब आप गोल समझो, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई एम है, आपको कोई गोल है, आपको उसको पूरा करना है, ठीक है। तो आपको ये मतलब रखना चाहिए कि हमारा जो गोल है ना वो पूरा हो। उसके लिए हम किस तरीके का रास्ता अपना रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जॉब का आपको जॉब का लेना वो आपका एंड है, वो आपका गोल है, ठीक है। आप उस चीज़ को पाने के लिए आप कैसे कैसे रास्ता अपना रहे हो, तो आप क्लासेस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रेगुलरली उसको रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका मीन्स है, ठीक है। ये आपका रास्ता है, आपका प्रोसेस है, आपका ये तरीका है, ठीक है। तो वही मैकियावेली प्रिंस को क्या कहते हैं कि प्रिंस देखो, तुम्हें क्या है, तुम जितने भी डिसीजंस लोगे, जितने भी एक्शंस करोगे किसमें, स्टेट में लोगे, ठीक है, तो उसमें ये तुम ध्यान रखना कि जो भी तुम कर रहे हो ना, उसका एंड हमेशा स्टेट के इंटरेस्ट में होना चाहिए, हमेशा स्टेट के लिए अच्छा होना चाहिए। और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना कि उसका रास्ता किस तरीके का है। तुमको उसके खिलाफ अगर वार करना पड़े स्टेट के खिलाफ तो तुम वार करो, तुम्हें उसके खिलाफ अगर कॉन्स्पिरेसी करना पड़े तो कॉन्स्पिरेसी करो, षड्यंत्र रचो तुम अपने स्टेट के लिए, बाकी लोगों के खिलाफ, ठीक है। तुम्हें जो करना पड़े वो करो। वही हर तरीके की चीज़ को अलाउ करते हैं, वायलेंस को बहुत ही फ्रिक्वेंटली मतलब प्रमोट करते हैं कौन, मैकियावेली, क्योंकि वो, और ये सब देखिए वो अपने विल से नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस दौर में पैदा हुए हैं ना, वहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो रेनेसां पीरियड चल रहा था, जितने बदलाव आ रहे थे वहाँ पे, वो पुनर्जागरण के दौर में पैदा हुए हैं कौन, मैकियावेली। उन्होंने हर चीज़ को अपनी आंखों से देखा है कि कैसे यूरोप में सारे वॉर चल रहे थे, रिवोल्ट चल रहे थे, बाकी सारे स्टेट इटली में पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए कितने गलत मीन्स अपना रहे थे। इसीलिए वो इस तरीके का उनका माइंडसेट पहले से बन गया है ना, कि उनका इस तरीके का कॉन्सेप्ट देना वो उनके रिनेसां से ही आता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में समझा किया, पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं इस बात को कि उनका जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी थ्योरीज है ना, वो चाइल्ड है ऑफ देयर ओन टाइम है। चाइल्ड ऑफ देयर ओन टाइम कहने का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था कि वो रिनेसां का ही सारा इफेक्ट है जो सारे इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। लेकिन हालांकि ये आज तक सही है और ये रेलिवेंट भी रखता है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि तुम किसी भी तरीके का एक्ट अपनाने से बिल्कुल भी नहीं घबराओ, तुम्हें हर वो चीज़ करना है जो तुम्हारे स्टेट के लिए सही है। गॉट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो उनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या देते हैं कि देखो प्रिंस, क्या है ना कि स्टेट इज सॉवरेन, ऑटोनोमस एंड नॉन रिलीजियस। वो प्रिंस को क्या बोलते, देखो प्रिंस, जो स्टेट है ना, वो स्टेट को तुम सॉवरेन रखो, संप्रभु रखो, तुमको किसी से मतलब आज्ञा नहीं लेना पड़े, ठीक है। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है तुम पूरी तरह से अपने आप में ही संप्रभु हो, ठीक है। तुम ही सुप्रीम हो, तुम ही पावरफुल हो, तुम्हें किसी चीज़ की आज्ञा नहीं लेने की जरूरत पड़नी चाहिए किसी की। अगर तुमको स्टेट में कुछ चेंज लाना है, स्टेट में तुमको कुछ काम करना है, तो उसके लिए तुम्हें किसी की आज्ञा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम खुद ही कैपेबल हो कि तुम अपना डिसीजन ले सको, ठीक है। तुमको ऑटोनोमस रहना पड़ेगा, नॉन रिलीजियस कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें स्टेट में ना स्टेट को और रिलीजन को अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा वो क्यों कहते हैं, तो कहते हैं क्या कि रिलीजन कैन नॉट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड द चर्च कैन नॉट कंट्रोल द स्टेट, ठीक है। वो कहते हैं क्या कि जो रिलीजन है ना, वो कभी भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, ना ही कि वो कर सकता है, ठीक है। और चर्च को तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए स्टेट के मतलब कि काम में, ठीक है, स्टेट से बहुत ही दूर रखना चाहिए
चर्च को, क्योंकि चर्च कभी भी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बल्कि चर्च उल्टा वो बढ़ावा देता है करप्शन को, गलत गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है, ठीक है, और स्टेट को वो और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि चर्च को या रिलीजन को बिल्कुल भी यहाँ से दूर रखना है। और अगर तुम ऑटोनॉमस रहोगे, अगर तुम सॉवरेन रहोगे, तो क्या होगा कि तुम सारे पावर को अब मतलब इंजॉय कर सकते हो। तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर होगा हर एक चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए, हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक इंस्टीट्यूशन पे जो तुम्हारे स्टेट के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो सारे चीज़ों पे डिसीजंस लेना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर तुम क्या होगे, अगर तुम सॉवरेन होगे, अगर तुम संप्रभु होगे, ठीक है। ऐसा वो किस लिए बता रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शंस मैकियावेली प्रिंस को दे रहे हैं ताकि वो अपने पावर को मैनेज कर सके, अपने स्टेट को वो काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर सके। गेटिंग इट? फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रिंस को, वो क्या देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यूज़ अ डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, ठीक है। मतलब डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी का क्या मतलब है, तो वो क्या कहते हैं कि देखिए तुम डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी का क्या मतलब, देखिए मान लो कि एक प्रिंस, देखो तुमको अगर किसी के नज़र में अच्छा बन के रहना है तो रहो, ठीक है, ये पहला स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी होगा कि तुम किसी के लिए अच्छा बन के रह रहे हो, किसी के नज़र में बस दिखने के लिए, ठीक है। लेकिन तुम्हारा दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी क्या होगा, तो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी ये होगा कि तुम्हारा पहला जो ड्यूटी बनता है वो है स्टेट का प्रिजर्वेशन। प्रिजर्विंग द ड्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द प्रिंस, ठीक है। ये बात कौन कहते हैं, ये बात वो मैकियावेली कहते हैं कि तुम्हारा जो पहला ड्यूटी बनता है प्रिजर्वेशन का बनता है कि तुम स्टेट को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करो, खुद को प्रिजर्व करो, अपनी पावर को प्रिजर्व करो, ठीक है। और इस चीज़ के लिए, इस पर्पस को पूरा करने के लिए तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई कर सकते हो अपने एक्ट में, किसी भी तरीके के चीज़ों को अपनी मतलब एक्ट में ला सकते हो। क्या कर सकते हो, तुम उसके लिए झूठ बोल सकते हो, कॉन्स्पिरेसी कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी का किलिंग करना रहे, मारना रहे किसी को, ठीक है, तुमको लगता है अगर स्टेट के लिए खतरा है, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो तुम उसकी जान को भी ले सकते हो, तुम किल भी करने का पावर देता है वो, तुम मैसेकर कर सकते हो। मैसेकर करने का मतलब क्या होता है, मैसेकर मतलब होता है कि अगर नरसंहार करना हो, ठीक है, मान लो ऐसा कोई कुछ लोग आ जाए तुम्हारे स्टेट के खिलाफ ही रिवॉल्ट करने लगे, तुम्हारे स्टेट को दबाना चाहे, तो तुम उसके खिलाफ मैसेकर कर सकते हो। मतलब तुमको जिस तरीके का डिसीजन लेना, जो भी करना, जो इंस्ट्रूमेंट अपनाना, वो हर चीज़ को अप्लाई करते हैं कि तुम्हें झूठ बोलना झूठ बोलो, तुमको वॉर करना है वॉर करो, कॉन्स्पिरेसी करो, षड्यंत्र रचो, मारो, मैसेकर करो, मतलब नरसंहार करो, जितना भी तरीका का तुमको अप्लाई करना है इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करो। लेकिन तुम्हारा मेन ड्यूटी बनता है प्रिंस की तुम अपने स्टेट का प्रिजर्व करो, अपने स्टेट के लिए तुम आगे रहो, हमेशा अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहो, खुद के प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो, अपना पावर को प्रिजर्व करने के लिए हमेशा तैयार रहो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे कुछ और रिकमेंडेशंस को देखते हैं कि और क्या क्या रिकमेंडेशंस और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मैकियावेली ने प्रिंस को दिए थे, ठीक है। तो वो क्या कहते थे कि देखो वो कभी भी ये चाहते नहीं थे कि वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, कभी भी स्टेट में रिपब्लिकन गवर्नमेंट होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं कि अगर रिपब्लिकन गवर्नमेंट होगा तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि लोग वर्चुअस हो, ठीक है, लोग समझदार हो, लोग हर लोगों के अंदर विजडम हो, हर लोगों के अंदर रीजन हो, ठीक है, हर लोग ईमानदार हो, हर लोग पैट्रियोटिक हो, जहाँ पे जितने भी नागरिक हो, सिटीजन्स हो, ठीक है, वो लोगों के अंदर देशभक्ति, उन लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग होनी चाहिए, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। लोग इसके उल्टा ही होते हैं, वो करप्ट होंगे, डिसऑनेस्ट होंगे, बिल्कुल भी देशभक्ति नहीं होगी, हमेशा वो खुद के बारे में सोचेंगे, वर्चुअस तो बिल्कुल होते ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, मैकियावेली का है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बिल्कुल भी डिनाई करते हैं, वो मोनार्की को मतलब वो हमेशा वो मोनार्की को लाते हैं कि नहीं मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्टेट है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि ये जो मतलब रिपब्लिकन गवर्नमेंट है ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, एक आदर्श कल्पना है गवर्नमेंट का, जबकि प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है कि आप वहाँ पे मोनार्की इस्टेब्लिश करो, मोनार्की गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करो, ठीक है। सेकंड वो क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं फ्रेंड, सेकंड उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि देखो प्रिंस तुम्हें अपना आर्मी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रखना पड़ेगा हर एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट के लिए, ठीक है, ताकि तुम अपने पावर को स्टेब्लिश कर सको। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ हमेशा लड़ाई बाहर के राज्यों से ही होगा, स्टेट के अंदर भी तो कुछ लोग ऐसा होंगे जो आपके खिलाफ गलत काम करेंगे, ठीक है, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि तुम अपने मिलिट्री को, अपने पावर को स्ट्रांग इतना रखो, अपने आर्मी को, कि वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही थ्रेट से आपको प्रिटेंड कर सके, आपको बचा सके, ठीक है, आपको कंट्रोल कर सके, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, वो नेक्स्ट एडवाइस ये देते हैं प्रिंस मैकियावेली, मतलब मैकियावेली प्रिंस को कि देखो प्रिंस तुम्हारा जो काउंसिल होगा ना वो काफ़ी वाइज लोग का होना चाहिए, ठीक है, नॉट
फ्लैटनेस, मतलब क्या होता है, फ्लैटर्स का नहीं होना चाहिए, मतलब कि धोखेबाजों लोगों का नहीं होना चाहिए, हमेशा काउंसिल ऑफ वाइज मैन का होना चाहिए, जो समझदार लोग हैं, ठीक है, जो हमेशा अपनी विजडम का यूज करते हैं किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए। तुम्हारे काउंसिल्स में वैसे लोग होने चाहिए, ठीक है, जो तुमको अच्छा डिसीजन दे सके। मान लो किसी सिचुएशन में तुम फंस जाओ, तो तुम्हारे काउंसिल में ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए तो जो तुम्हें अच्छा डिसीजन दे सके, अच्छे तरीके से गाइड कर सके, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं, देखो प्रिंस, तुम्हें हमेशा इमोशन से फ्री रहना पड़ेगा, ठीक है, तुम कभी भी इमोशनल नहीं हो सकते। अगर तुम इमोशनल हो गए, तुम अपने स्टेट के लिए सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इमोशनल बिल्कुल भी ना रहो, ठीक है। वो हमेशा मना करते हैं कि मैं, मतलब जो प्रिंस है, तुम्हें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि मैकियावेली क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्रिंस, तुम्हें स्टेट को रन करने के लिए क्या क्या तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या तुम्हारे अंदर मतलब क्षमताएं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रिंस, तुम्हें अपने पावर को मैनेज कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि तुम लोगों के लिए डरावना बन के रहो, किसी भी तरीके का अब मतलब इंस्ट्रूमेंट को अपनाओ अपने एंड को फुलफिल करने के लिए। इस तरीके का सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि इस चीज़ के लिए, ताकि तुम अपना पावर को सस्टेन बना सको, अपने स्टेट को प्रिजर्व कर सको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका जो पहला पॉइंट बनता है, क्या किसके लिए, तो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली को क्यों कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे का जो पहला रीजन है फ्रेंड्स, वो ये है कि ये रियलिज्म को समझे थे। पहली बार किसी ने बताया था कि पॉलिटिक्स में रियलिज्म को लाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैकियावेली इस बात को पहली बार कहे थे कि तुम्हें पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रैक्टिकलिटी है, जो सच्चाई है ना, तुम्हें उस चीज से अवगत होना पड़ेगा, जो रियलिटी है उस चीज से अवगत होना पड़ेगा। और ये कहने वाले पहले थिंकर कौन थे, मैकियावेली थे, ठीक है। दूसरा उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये पहले थिंकर थे जिन्होंने बताया था कि तुम्हें अपने पॉलिटिक्स के लिए एथिक्स को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ एथिक्स पहली बार किसने बताया था, तो मैकियावेली ने बताया था। और ये किसके लिए बताया था, कि तुम्हें मान लो पॉलिटिकल डिसीजंस लेना पड़ेगा, तो तुम्हें वहाँ पे इथिकल नहीं होना, तुम्हें वहाँ पे मोरल नहीं होना है, ठीक है। तुम्हें वहाँ पे क्रूएल होना है, अपने स्टेट के लिए क्रूएल होना है, ठीक है। तुम किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हो, वहाँ पे तुम इथिकल पर्सपेक्टिव से सोचने का जरूरत नहीं है। और इसी तरह का सेपरेशन ऑफ एथिक्स पहला कौन बताया था, मैकियावेली ने बताया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है इसका फ्रेंड, तो तीसरा पॉइंट बनता है कि द एंड जस्टिफाई द मीन्स। ये कॉन्सेप्ट देने वाले पहले थिंकर थे कौन, मैकियावेली थे। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो एंड है, जो तुम्हारा गोल है, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। प्रिंस देखो, जो तुम्हारा जो एंड है ना, वो जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर तुम ध्यान दो, मीन्स पे ध्यान नहीं दो कि तुम्हारा मीन्स किस तरीके का है, ठीक है। और ये कहने वाले पहले थिंकर कौन थे, तो ये पहले थिंकर मैकियावेली थे। और इसीलिए इस चीज़ को भी मानना पड़ता है कि ये कहने वाले पहले थिंकर थे। उनका जो फोर्थ पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, वो क्या है कि फोकस ऑन पावर एंड स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। जो मैकियावेली है, ये पहले ऐसे मॉडर्न थिंकर है, ठीक है, जिन्होंने इस बात पे फोकस किया कि पावर को कैसे चलाना है, पावर को कैसे गेन करना है, और स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया कि स्टेट को कैसे एक्चुअली में रन करना है। और ये सब किस में बता रहे हैं वो, तो अपने बुक द प्रिंस में बता रहे हैं, ठीक है। और जब वो इम्प्रिजन के टाइम में थे, तब वो इस सारी चीज़ों को लिखे थे अपने बुक द प्रिंस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो बताते हैं कि जो तुम्हारा स्टेट है, जो तुम्हारा स्टेट क्राफ्ट है, जो तुम्हारा पावर है, तुमको ये हमेशा ध्यान देना है कि तुम्हें उसे एक्वायर कैसे करना है, उसे मेंटेन कैसे करना है, अपने पावर को एक्सपेंड कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है। ये सब बताने वाले, कहने वाले पहले थिंकर कौन थे, तो पहले थिंकर थे कौन, मैकियावेली, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑल पॉलिटिकल रियलिज्म। इसका क्या मतलब बनता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब बनता है कि अगर मान लीजिए आप इंटरनेशनल रिलेशन को डील कर रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशन से अगर आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी पॉलिटिकल रियलिज्म को समझना पड़ेगा। आपको अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेना पड़ेगा। आप किसी आइडिया को सोच करके, किसी आइडियल चीज़ों को, किसी फिलोसफी, किसी आइडियोलॉजी के थ्रू आप मतलब कि डिसीजन नहीं ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का मतलब कि आइडियलिज्म क्या है, मतलब इंडिया का थीम क्या है फॉरेन पॉलिसी के लिए, तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि वन फैमिली वन अर्थ, ठीक है, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये किसका मानना है, ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का मेन थीम है फ्रेंड्स, वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब एक विलेज हैं, एक सब फैमिली है, हम लोग सब साथ साथ रहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसका, भारत का फॉरेन पॉलिसी का है। लेकिन जो मैकियावेली है, वो क्या कहते हैं कि वहाँ भी तुम्हें किसी आइडियोलॉजी या किसी आइडिया को फॉलो नहीं करना है, जिस तरह अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। वहाँ तुम्हें अपने इंटरेस्ट में देखना है कि तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए क्या पॉसिबल है। और ये कहने वाले पहले फिलोसोफर, पहले थिंकर, पहले स्कॉलर कौन थे, तो वो मैकियावेली थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट उन्होंने
कही थी, ठीक है। तो इन्होंने और क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था क्या कि सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, तो ये क्या कहते हैं कि मैकियावेली पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ऐसे लोग, पहले ऐसे ये स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने रिलीजन को भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ से सेपरेट किया, किससे, पॉलिटिक्स से, ठीक है। और ये रिलीजन से देखो इन्फ्लुएंस भी हुए थे, लेकिन ये भी मानते हैं कि जो चर्च है, जो रिलीजन है ना, वो मतलब कि वो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए ये सेकुलरिज्म को भी खत्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो क्या बनता है, फॉर्चून एंड वर्चू। तो मैकियावेली पहले ऐसे थिंकर थे जो उन्होंने लक के बारे में बताया था कि लक कैसे मतलब कि इम्पैक्ट करता है, किसको, प्रिंस को इम्पैक्ट करता है स्टेट में। लक और वर्चू जो है ना, वो प्रिंस को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये कहने वाले, ये बताने वाले पहले स्कॉलर मैकियावेली रहे हैं। और इसीलिए हम लोग को ये पता चलता है कि जो फॉर्चून और जो वर्च्यू है, ये का कॉन्सेप्ट पहली बार मैकियावेली ने ही दिया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, वो है हिस्टोरिकल एनालिसिस, ठीक है। हिस्टोरिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है, तो मैकियावेली पहले स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि आपको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, इनफैक्ट मैकियावेली ने अपने हर प्रिंसिपल्स में, हर एक कॉन्सेप्ट में उन्होंने हिस्ट्री का एग्जांपल देते हुए, हिस्ट्री का एग्जांपल को इलस्ट्रेट करते हुए ही सारी बातों को वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे इन्होंने ये डिसीजन लिया तो उसका ये रिजल्ट आ गया, उसका उस राजा ने, वो ये नहीं कहते कि तुम हमेशा अच्छे राजा का ही एग्जांपल लो, अब अच्छे राजा का ही हिस्ट्री देखो, आप बुरे राजा का भी हिस्ट्री देखो कि उन्होंने क्या क्या गलत किया, और क्या क्या आपको छोड़ना है, क्या क्या आपको अपनाना है, ये दोनों ही चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। उन्होंने आइडियलिज्म को सब पहली बार क्रिटिसाइज किया था कि नहीं, आइडियल चीज़ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल मतलब विजन रखोगे तो वो आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देगा, रियलिटी बिल्कुल भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आइडियलिज्म क्या कहता है, आदर्शवाद क्या कहता है, तो आदर्शवाद ये कहता है कि सभी लोग आदर्श है, मतलब सभी लोग अपना मतलब वर्चुअस है, सभी लोग सही है, सभी लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सकें, अपने लिए वो सोच सकें। लेकिन ये सच होता है क्या, लेकिन ये सच नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं क्या कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडियलिज्म में नहीं रहना है, तुम्हें खुद के बारे में सोचना है, रियलिटी में सोचना है, क्योंकि अगर तुम आइडियलिज्म में रहोगे तो तुम्हें वो रियलिटी से दूर कर देगा, जो वास्तव में हकीकत है वहाँ तुम नहीं देख पाओगे प्रिंस। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि आइडियलिज्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं, और ये करने वाले पहले स्कॉलर, पहले थिंकर कौन थे, मैकियावेली थे, ठीक है। फिर उसका जो क्या नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, वो है एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी भी रुके नहीं है, वो हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के सीखते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो मैकियावेली को भी कहते हैं कि मैकियावेली देखो तुम कहीं रुक मत जाना, जो तुम्हारा जो मतलब पॉलिटिकल थॉट है ना, उसको हमेशा नई शेप देते रहना, हमेशा सीखते रहना, ठीक है। और लीडरशिप डिस्कशन करना, खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लाना, ये सारे काम तुम्हें कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम किसी लेवल तक पहुंच गए तो तुम्हें वहाँ पे जाकर करके रुक जाना है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया गया हो। हम लोगों ने आज के वीडियो में पूरा देखा, पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया कि मैकियावेली प्रिंस को क्या क्या एडवाइस देते हैं कि प्रिंस तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या क्षमता होनी चाहिए। हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा फ्रेंड्स कि मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर क्यों माना जाता है, या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस क्यों माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।